दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा पेपर 300 नंबर का आपको पता है, लेकिन 100 नंबर का जनरल पेपर और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। जो बच्चे सब्जेक्ट में लीड बनाएंगे वो जनरल पेपर को पार कर जाएंगे, या जो जनरल पेपर अच्छा करेंगे उन्हें सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इन दोनों चीजों पर हम बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की वीडियो हमारी इसी बात पर रहेगी कि जो सब्जेक्ट आएगा पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर का, उसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा का मतलब मेरा है कि 200 में से अगर आप 150 के आसपास या उससे पार कर लेते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल बात है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीएसएसबी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के 200 नंबर वाले पार्ट में हम किस तरीके से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। मैं कुछ ऐसे टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर उन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और डीएसएसबी पीजीटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस में आप अपना सिलेक्शन निश्चित समझे। वो मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक होंगे, यूनिट होगी और हर टॉपिक का हर पोर्शन होगा। आइए एक बार शुरू करते हैं। अगर आप लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी हो या केवीएस हो या एनवीएस हो, हम डीएसएसबी को एक बार बेस बना रहे हैं। आइए देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस हमारा यहाँ होगा। अच्छा, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए और केवीएस एनवीएस के लिए भी ऑटोमेटिक जाते हैं, तो हमारे पूरे नोट्स जाते हैं। जैसे इस बच्चे को ये भेजा गया था, तो इसमें इसने बोला कि सर मैंने रिसीव कर लिया है, थैंक यू। तो इसमें आप देखिए, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये जैसे हिंदी, पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर करंट अफेयर और फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, यानी जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट, दोनों पोर्शन को इसमें कवर किया गया है और ये सभी सब्जेक्ट का होता है। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप घर बैठे इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ज्यादातर जितनी भी वीडियोज हैं, मैंने काफी सारी पोल साइंस की वीडियोज बना के अपलोड कर रखी हैं, और अब फिर मैं एक बार नए सिरे से हर चैप्टर को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को आपके लिए अपलोड कर दिया जाए, जितना जल्दी मुझसे हो पाएगा। और जो पहले वीडियोज मेरी आ चुकी हैं उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको वहां से आप उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑल चैप्टर इन डिटेल। सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, वो होता है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड वैल्यूज। ये हिंदी और इंग्लिश वाले आप एडजस्ट करने की कोशिश करना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बता दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी कमेंट करते पाएंगे, हिंदी बताओ, हिंदी बताओ। अरे भाई, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अगर इतना भी इंग्लिश को हिंदी बना नहीं सकते या फिर सुनकर समझ नहीं सकते तो फिर कहां क्या करोगे आगे जाकर? बच्चों को पढ़ाना भी तो है ना। तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके कंसेप्ट क्या रहेंगे, और आधुनिक दौर में 21वीं सदी में उसकी वैल्यूज क्या है। ये एक पूरा वाइडर पिक्चर के ऊपर पूरा चैप्टर है, जिसको आप लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले में इसके मीनिंग्स आएंगे, फिर इसके डेफिनेशंस होंगी, फिर इसके स्कोप्स होंगे, फिर इसके कंसेप्ट होंगे, और फिर इसकी वैल्यूज का कंक्लूजन होगा। तो ये एक आपका पहला चैप्टर है। इसको आप लोग भाग 1 भी मान सकते हैं। ये लगभग 20 चैप्टर आपको मैं यहां बता रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 100 तो चलो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 95% तक सिलेबस आपका यहां कवर हो जाए। और उसमें से अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने ज्यादा नंबर हो सके वो इस पोर्शन से मैं सब्जेक्ट वाले से दिलवा पाऊं। तो पहला पोर्शन, पहला क्वेश्चन जो टॉपिक आपका, वो आपका ये रहेगा। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें, दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरीज। जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, क्योंकि ये थ्योरीज वाले चैप्टर से होता है, थ्योरीज वाले बुकलेट से होता है जो आपका मास्टर डिग्री में होता है। तो पॉलिटिकल, क्योंकि मैं आप लोगों, ज्यादातर बच्चे जानते हैं, क्लासेज मेरे लेते हैं यूपीएससी वगैरह की, और मैंने भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने पीजी किया, एमफिल किया, जेआरएफ नेट और पीएचडी डीयू से मैंने इसी में किया था। और मेरा आईएएस में भी मेंस में मेरा पॉलिटिकल साइंस ही रहा है, तो इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पे मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मटेरियल दिया जाए। तो पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। इसमें सभी थ्योरीज होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल सभी थ्योरीज होंगी, जिनके बारे में मैंने नोट्स में भी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा चैप्टर, वो है आईपीएस का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम।
इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक यूनिट है और इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काफी सारे चैप्टर आ जाएंगे, जैसे कि जिन बच्चों ने मास्टर डिग्री रेगुलर किया हो या प्राइवेट किया हो, कॉस्मेटिक्स किया हो, आपको आईपीएस का एक अलग सब्जेक्ट होता है, एक पेपर होता है और उसमें से आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के चैप्टर होंगे। इसमें क्या क्या होगा, जैसे नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स बैकग्राउंड, सोर्सेज एंड चेंजिंग इन इट, यानी भारतीय संविधान, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके स्रोत क्या रहे हैं, सोर्सेज क्या रहे हैं और इसमें क्या क्या चेंजिंग अब तक बन चुके हैं। यानी भारतीय संविधान, बैकग्राउंड, सोर्सेज, चेंजिंग, अमेंडमेंट्स, ये कंप्लीट आर्टिकल्स, भाग, शेड्यूल्स, अनुच्छेद, जिसको कंप्लीट रूप से आप देखेंगे तो ये एक चैप्टर होगा। और ये चैप्टर मैंने लगभग एक सवा घंटे का चैप्टर मैंने बना के अपलोड कर रखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, प्लीज उसको देखिए। ये मेरा दावा है कि अगर उस लेक्चर को आप देख लेंगे ना तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और ये भी गारंटी है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ये कभी हो नहीं सकता और न कभी हुआ है। तो पहला चैप्टर आपका आईपीएस में मान लीजिए, वैसे चौथा मान लीजिए, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम रहेगा, इसमें कंप्लीट होगा पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 5वें नंबर पर बात करेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट के भाग, पार्लियामेंट के अंग, पार्लियामेंट के कमिटीज, हाउसेज, फॉर्मेशंस एंड पावर्स, ये सब कुछ आपका पार्लियामेंट में रहेगा। सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में, उसके भाग कितने होते हैं, उसके अंग कितने होते हैं, उसकी कमेटियां कौन सी होती हैं, हाउसेज के जितने भी, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे लोअर हाउस हो, चाहे अपर हाउस हो, चाहे इसको परमानेंट बोले, चाहे इसको टेम्पररी बोले, चाहे इसको ऊपर वाला सदन बोले, चाहे नीचे वाला, इसके काम करने के तरीके क्या होते हैं, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनके मतलब जितने भी पूरा वाइडर पिक्चर पे आपको पार्लियामेंट मिलेगा वो होगा। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और नए सिरे से भी मैं सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये पार्लियामेंट जो सिस्टम है आपका इंडिया का, हमने कहां से लिया, हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, वहां पर कॉमन हाउस था, हमने लोकसभा बना दिया, वहां पर लॉर्ड हाउस था, हमें राज्यसभा बना दिया, किसका कार्यकाल कितना, किसके सदस्य कितने, कब तक कार्यकाल रहेगा, क्या पावर्स होती हैं, किसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है, किसका स्पीकर होता है, किसकी कौन सी कमेटियां होती हैं, किस कमेटी में किसके कितने मेंबर्स होते हैं, ये तमाम चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी होती हैं। और खासकर पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां, आप सोच सकते हो इंडिया के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम इसी के आधार पर चलता है। तो ये 5वां चैप्टर है। छठे चैप्टर की बात करेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट होगा और इट्स रोल इन मॉडर्न ईरा। यानी अब पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जब लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग नीचे राज्य लेवल कर आ गए हैं। ऊपर आपके पास संसद है, तो नीचे आपके पास विधानसभा है, विधान परिषदें हैं, और नीचे का पूरा आपका स्टेट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यानी पार्लियामेंट से हमने सेंटर को देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से हमने स्टेट को देख लिया। तो ये दोनों चलेंगे, आपको दोनों ध्यान रखना है। कभी वो लोकसभा की पावर पूछते हैं, राज्यसभा की पावर पूछते हैं, कभी विधानसभा की पूछते हैं, कभी विधान परिषद की पूछते हैं, कभी उनका कार्यकाल पूछते हैं, कभी नीचे वालों का कार्यकाल पूछते हैं। ये आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद 7वां चैप्टर आपका है प्रेसिडेंट। ये आईपीएस सिस्टम में आता सब। ये 7वां है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये मैंने सबको एक ही ये यूनिट बना दी है मैंने, क्योंकि अगर एक बोलता मैं 7वां चैप्टर प्रेसिडेंट बोलता, 8वां वाइस प्रेसिडेंट बोलता तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन टॉपिक वही होंगे। आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो 7वां आपके लिए रखा मैंने प्रेसिडेंट, यानी पूरे का पूरा प्रेसिडेंट का चैप्टर मैंने भी अपलोड किया है, वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी हमारे होगा। प्रेसिडेंट के जितना भी पूरा टॉपिक आएगा, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, प्रेसिडेंट के पास विधायी शक्तियां कितनी होती हैं, दया याचिका शक्तियां कितनी होती हैं, जितना भी आपका अपॉइंटमेंट पावर्स कितनी होती हैं, तो ये सारी चीज, कितने क्या 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 काम कर सकता है, कैसे चुना जाता है, कितना कार्यकाल होता है, कितनी पेंशन होती है, कौन ओथ देता है, कौन उसका कार्य करता है, हटाने का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, तमाम चीजें आपको प्रेसिडेंट में भी मिलेंगी, वाइस प्रेसिडेंट में भी मिलेंगी, गवर्नर में भी मिलेंगी और एलजी में भी मिलेंगी। प्रेसिडेंट में और क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं तो प्रेसिडेंट को आप कई चीजों से, भारत का पहला नागरिक होता है, देश में रबड़ स्टैंप के नाम से आलोचना इसकी की जाती है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको भारत के संविधान, भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, हालांकि व्यवहारिक मुखिया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा फिर। तो उसी के तरीके से आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप लोग राज्यसभा का चेयरमैन भी मानते हैं आगे चलकर।
तो वैसे गवर्नर और एलजी ये इनके पास एक्स ऑफिशियो पावर्स भी होती हैं, जिनको आप पदेन शक्तियां बोलते हैं, वो भी आपको देखनी है। उसके बाद अगर बात करें 8वें नंबर पर, तो ये है जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो न्यायिक प्रणाली है पूरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, चाहे पीआईएल जैसी चीजें हों, ये सारे का सारा आपका जुडिशियल सिस्टम में आएगा। भारत के अंदर आप सोच सकते हो, चाहे विधान पालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर किसी का अपना क्षेत्र बटा हुआ है। तो इंडिया का पूरा जुडिशियल सिस्टम देखना है। पहले आपने सुप्रीम कोर्ट को देखना है, फिर मेन आपका यहीं पर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, कहां पर जितने कितने आप लोगों को कितने जजेस होते हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं, कौन उनको शपथ दिलाता है, कौन उनकी नियुक्ति करता है, कैसे उनको हटाया जाता है, अब तक किसको हटाया गया है, अभी वर्तमान में कौन है, कितने नंबर का है, नियुक्ति कौन करेगा, तमाम चीजें आप लोगों को वहां पर देखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आप लोग हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेशन कोर्ट्स का देखेंगे, लोकल कोर्ट यानी लोक अदालतों के बारे में देखेंगे, और पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, भगवती जी जिसको पीएन भगवती जिनको माना जाता है, वो इनके फाउंडर रहे हैं एक जमाने में, लोकल कोर्टों के भी और इनके भी। तो ऐसी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो मेन डिसीजन हैं उनको भी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो गोलकनाथ है, चाहे वो शंकरी प्रसाद है, जितने भी फेमस है, चाहे वो एसिड अटैक डिसीजन रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर का रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा है, चाहे वो राम मंदिर रहा है, चाहे वो सबरीमाला रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। 9वें नंबर पर आपका आएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इट्स इमेज इन 21st सेंचुरी, ईवीएम वीवीपैट एटीसी। ये आपके लिए फिर एक यूनिट टाइप मैंने चैप्टर बनाया है। इसमें हालांकि वैसे सिलेबस में देखोगे तो 5 बना रखे इसके चैप्टर, पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर सीईसी बोलते हैं, उसके साथ साथ उसकी स्टेट ब्रांचेस होती हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनको बोलते हैं, जो राज्य के अंदर पंचायतों थर्ड टायर सिस्टम के चुनाव करवाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन रहेगा, इसमें ईवीएम के बारे में होगा, और जो वीवीपैट की प्रणाली आपके लिए रही है श्योरिटी के लिए, उसके बारे में 21वीं सदी में इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, और इलेक्शन कमीशन हर आरोप से दूध की तरह सफेद होकर निकला है। ये सारी चीजें आपको यहां पर एक बार अपने आईक्यू से देखनी पड़ेंगी। आप सोच सकते हो ईवीएम की वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी कालिक पोतने की कोशिश अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया में, एक चीज मैं बता दूं, इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस करने वाला कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सबने डेमोक्रेसी को कुछ हद तक नुकसान करने की कोशिश की है, सभी स्तंभों ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा है जिसने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को लगभग सक्सेस कर दिया है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने बना भी रखा है, और आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये आपका इसका रहेगा। उसके बाद 10वें नंबर पर आपका रहेगा जनरल टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो थोड़े बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इसके कंसेप्ट हैं, चाहे इसकी थ्योरीज हैं, वो चीज आप लोगों को इसमें एक बार, प्रमोशंस है, रिक्रूटमेंट है, नियुक्ति है, वो आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर है इंडियन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर थॉट्स। ये मैंने शुरू में आपको बताया था थ्योरी वाला चैप्टर, उसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, होब्स है, जॉन है, लोक है, रूसो है, भारत के अंदर कौटिल्य जैसे लोग हैं, मिल है, मतलब बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर लोहिया से लेकर के बहुत सारे चैप्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल थिंकर एंड उसके थॉट्स रहेंगे। उसके बाद 12वें नंबर पर है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इट्स एनालिसिस, कैलकुल ये मिस टाइपिंग, मिस स्पेल हो गया, कैलकुलेशन एंड अप्रोचेज, ये आपके लिए यहां पर इसको पढ़ना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको जरूर देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर आप लोगों को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं भारत की, वो आपको देखनी है, और फिर ऑटोनोमस एंड एडवाइजरी बॉडीज, संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी बॉडीज होती हैं, चाहे वो योजना आयोग है जिसको नीति आयोग बना दिया गया, चाहे भारत के अंदर आप लोग एनडीसी है, राष्ट्रीय एकता मिशन है, उसके साथ सीबीसी है, सीआईसी है, सीएससी है, सीईसी है, सीएजी कैग है, अटॉर्नी जनरल है, इसके साथ महिला आयोग है, अनुसूचित आयोग है, जनजाति आयोग है, तमाम जितनी भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी आपको एक बार चैप्टर, आप लोग सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, सीबीसी जैसी संस्थाएं हैं, ईडी जैसी संस्थाएं हैं, जिनके ऊपर आजकल सबसे पहले आरोप लगता है, तो ये मशीनरी के ऊपर काम करने का, तो ये भी आपको छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादातर मैंने कवर कर रखे हैं, बट मैं कर भी दूंगा, आप अगर दोबारा बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15वां चैप्टर आपका है पॉलिटिकल साइंस करंट अपडेट्स ऑफ 1 ईयर लेटेस्ट।
ये एक दो मिसस्पेल हो गया क्योंकि मैंने पीपीटी अभी बनाया था जल्दबाजी में। तो पॉलिटिकल साइंस करंट अपडेट्स ऑफ 1 ईयर, ये लगभग 1 साल का सिनेरियो आपको। हालांकि एग्जाम से पहले जो करंट अफेयर होती है वो 5 से 6 महीने की होती है, लेकिन आपकी सब्जेक्ट की जो करंट होती है ना वो लगभग 1 साल की होती है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपके पॉलिटिकल सिस्टम में कितने चेंजेस हुए हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बड़े बड़े पदों के लोग बदल जाते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर नए डिस्प्यूट आ जाते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बर्निंग इश्यूज आ जाते हैं। तो ये आपको लगभग 1 साल का पीछे अपडेट कर लेना है। उसके बाद 16वां है इंडिया एज वर्ल्ड पावर इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 से 7 सालों में इंडिया जो एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा है, उसके रिलेटेड भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ही है जो आपको इस तरीके की अलग अलग चीजों में नजर आएगा। जैसे 17वें चैप्टर में उन लोगों ने डिस्कस किया है इंडियाज रिलेशन बिटवीन टू आइडियोलॉजी कंट्रीज विद बैलेंस्ड अप्रोच। भारत का दो आइडियोलॉजी के अलग अलग आइडियोलॉजी के देशों के बीच में जो बैलेंस अप्रोच रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ रसिया से बात करता है, दोनों की सोच अलग है। एक तरफ भारत अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से बात करता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरफ अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ चाइना से बात करता है, दोनों अपने ट्रेड वॉर में बिल्कुल अपोजिट हैं। तो ये अगर आप देख, एक तरफ भारत, यानी बहुत बड़ा अप्रोच है, और ये दो ऐसी नाव जो बिल्कुल अपोजिट दिशा में चल रही हैं, ऐसी नाव पर सवार होने की हिम्मत भारत कर रहा है इस सदी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि दो दो दुश्मन भारत, आज आप देखिए ईरान और अमेरिका दोनों से भारत मीडिएटरशिप कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, आप सोचिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ये एक अलग कंसेप्ट होगा। उसके बाद 18वां है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मॉरल ड्यूटी। जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें चाहे संविधान का हो चाहे फंडामेंटल राइट हो, क्वेश्चन 100% होता है। तो भारत के जितने भी आपके पास मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो कहां से लिए, किस आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, किस आर्टिकल से कहां तक है, कितने हैं, खत्म कौन सा किया गया, कब किया गया, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 19 में क्या है, 32 में क्या है, 23, 24, मतलब कंप्लीट आपको फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करना है। ये वीडियो मैंने बना रखी है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आपके टॉपिक रहेगा। और मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मोल कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोल सकते हो, ये भी आपके रहेगा। और इनमें सबसे जो जरूरी चीजें हैं ना, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए, मोरल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से लिए। फंडामेंटल राइट 3 भाग में है, डीपीएसपी 4 में है, मोरल ड्यूटी 4 ए में है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 है, डीपीएसपी 36 से 51 है, मोरल ड्यूटी 51 है। ये आपको सीरीज बनानी है, ये सीरीज आपको बनानी है, और इसी तरीके से आप इसको आराम से इजीली कवर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 19वां लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज विद बैकग्राउंड टू 3 टायर अप्रोच। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें जिसको स्वशासन बोलते हैं आप लोग, पंचायती राज, बलवंत राय मेहता की कमेटी के द्वारा शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू लॉन्चिंग हुई, और भारतीय संविधान के अंदर 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके एक में ग्राम पंचायतों को, दूसरी में विधान आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 243 आर्टिकल के अंदर आगे अप्रोच बढ़ा देगी 243 ए से लेकर के आगे जेड जी तक। तो ये पूरा आपको देखना पड़ेगा, कौन सी कमेटियां बनी, क्या क्या होता है, नगर पालिका क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम क्या होती है, पंचायती राज में ब्लॉक कमेटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, वोटर्स की क्या पावर है, कितने प्रकार के राइट होते हैं, चुनाव कौन करवाता है, कानून कौन बनाता है, डिस्प्यूट्स क्या रहेंगे, कार्यकाल क्या होगा, ये तमाम चीजें मैंने बिल्कुल एक एक चीज को हाईलाइट आपको अपने शब्दों से कर दिया है। अब इसके बावजूद भी आप सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ूं, तो फिर मुझे लगता है वो काफी ओवरडोज हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने जो लिखा है वो लिमिटेड शब्दों में लिखा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, अगर इस 200 नंबर के पोर्शन में बताए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहोगे ना, तो मैं 150 प्लस ले जाने की हिम्मत रखता हूं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मैंने एमफिल के साथ एमए के बाद जब मैंने नेट और जेआरएफ किया, तब भी मेरी कोशिश यही थी। यूपीएससी वाले बच्चों को, पीसीएस वाले बच्चों को जब करवाता हूं तब भी यही कोशिश होती है, और यूजीसी नेट से लेकर के हर जगह मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पकड़ में आ जाए, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली आंसर ले लोगे। 20वां है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडियन बर्निंग इश्यू एज राम मंदिर, सीडब्ल्यू, एनपीआर, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, सबरी टेम्पल, और इसके साथ साथ दूसरे
बाकी जो होते हैं इनको बैलेंस स्ट्रेटजी से आपने पढ़ना है, इनके फैक्ट देखने हैं, इमोशनल नहीं होना है। आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है वो नहीं देखना है, आपके हक में है या नहीं है ये नहीं देखना है, आपको अच्छा लगता है बुरा लग रहा है ये नहीं देखना है, अभी होना चाहिए था नहीं होना चाहिए ये आपको नहीं देखना है। आपने इसके फैक्ट देखने हैं, आपने इसके इंडिया में फैक्ट देखने हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस एक्ट फैक्ट, बस दैट्स ऑल। यहां पर इमोशनल नहीं है, यहाँ पर चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हम जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे आसपास चल रही हैं, उनको आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखना पड़ेगा। ये आपका यहाँ वाला चैप्टर रहेगा। तो ये तमाम वो चीजें थी भाई जो मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। आई ट्राई टू मेंशन ऑल थिंग्स इन सिंपल एंड ओपन वे। मैंने कोशिश की है कि सभी चीजों को सिंपल और ओपन वे में आपके सामने रखा जाए। आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल वीडियोज ऑन चैनल एज सुन एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगा सभी वीडियोज को चैनल पे जल्दी अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने का उसमें अच्छा मौका भी मिलेगा। और फिर वही बात कहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से कीजिए। पूरे भारत में आप लोगों को भेजा जाता है, चाहे आपको किसी भी इंडिया के किसी स्टेट में हो। जिस दिन आप एड्रेस भेजकर या ऑर्डर करेंगे, यानी कहने का मतलब है उसी दिन आपको ये भेज दिया जाएगा और स्लिप मिल जाएगा शाम तक, और 1-2 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाता है, दैट्स ऑल। और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जीएसएसबी उसके साथ नाम फिर पॉलिटिकल साइंस और उसके साथ सीटी लिख करके आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी जानकारी होंगी मैं आपको सेंड करवाता रहूंगा।